हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, DSSSB PRT 2024 के लिए आपका इस CDP का कंप्लीट बैच की मैं प्रिपरेशन आपकी करा रही हूं, जिसमें आपकी जो ऑथेंटिक बुक्स है NIOS DLED इग्नू की BEd की बुक्स, जो जहाँ से आपके प्रीवियस पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और ये सबसे ऑथेंटिक सोर्स होता है तैयारी करने का आपके टीचिंग एग्जाम्स की। तो इन्हीं से मैं आपको सारे टॉपिक्स कवर करा रही हूँ, यूनिट बाय यूनिट, एक बहुत ही सिक्वेंशनल मैनर में। तो और साथ साथ आज से मैं शुरू करूंगी कि हम हर टॉपिक के MCQ भी साथ साथ ही कवर करें, क्योंकि आपकी बहुत रिक्वेस्ट थी कि मैम टॉपिक को जैसे ही खत्म करें उसके साथ उसके MCQs भी ज़रूर लगवाएं। तो ऐसे ही मैं आपकी आगे की क्लासेस को अब कंटिन्यू रखूंगी। एंड देन 2 दिन बीच में गाइस क्लास नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज, उसके लिए माफ़ी चाहूंगी। बाकी आज से हम कंटिन्यू कर रहे हैं और लगातार क्लासेस अब आगे आपकी होती रहेगी। सो गाइज, आज ही आपकी क्लास नंबर 26 है और हमारा टॉपिक रहेगा टीचिंग एंड इट्स अप्रोचेस। तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज की यूनिट में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हम टीचिंग पढ़ेंगे, है ना। टीचिंग से रिलेटेड सारी चीजें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले, टीचिंग है क्या, शिक्षण किसे कहते हैं, व्हाट इज टीचिंग। सो द मोस्ट कॉमन एंड सिंपल आंसर वुड बी, इसका सबसे साधारण आंसर क्या हो सकता है कि व्हाट ए टीचर डज इन द क्लासरूम इज टीचिंग। कि एक शिक्षक कक्षा में जो भी कुछ करता है वही हम उसी को हम शिक्षण कहते हैं, या वही टीचिंग कहलाता है। एक टीचर क्लासरूम में जो भी कुछ करता है, ठीक है। तो ये सबसे साधारण सी परिभाषा हो गई जो कि आपके NIOS की बुक में गिवन थी। अब इसको और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे टीचिंग को। ट्रेडिशनल टीचिंग इज टीचर सेंट्रिक। हमें पता है कि भाई, हम बात कर रहे थे पिछली कुछ यूनिट्स में भी हमने जाना कि ट्रेडिशनल टीचिंग कैसी थी हमारी। जो ट्रेडिशनल टीचिंग हमारी होती है वो किस पर ज़्यादा फोकस करती है, टीचर पर फोकस करती है ना। टीचर को मेन जो है उसका पार्ट मानती है, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। सो ट्रेडिशनल टीचिंग कैसी होती थी, टीचर सेंट्रिक होती थी। लेकिन आज के समय में अब कैसी है, स्टूडेंट ओरिएंटेड है, ठीक है, लर्नर ओरिएंटेड है। वेयर द टीचर कंट्रोल्स एवरीथिंग इन द क्लासरूम, जहां एक टीचर ही सारी चीजें क्लासरूम की कंट्रोल करता था ट्रेडिशनल टीचिंग में। The shift to student-centered practices focus more on students and their learning। लेकिन जब से ये जो हमारा ट्रेडिशनल टीचिंग से हम आज के टाइम में जो स्टूडेंट सेंटर्ड प्रैक्टिसेस हो रही है, या स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग पर फोकस किया जा रहा है, तब से जो है हमारा फोकस बच्चों पर ज़्यादा है ना। क्योंकि बच्चों के लिए ही शिक्षा है, तो बच्चों पर केंद्रित हमें रहना होगा, है ना। या शिक्षा स्टूडेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए और उनकी लर्निंग ओरिएंटेड। तो इस पर अधिक ध्यान आज के समय में दिया जा रहा है। अब हम बात करेंगे वो कौन कौन से अप्रोचेस है टीचिंग के, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है उस टॉपिक की जो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ से 3 अप्रोचेज ऑफ टीचिंग। फर्स्ट वन इज कि हम टीचिंग किस किस लिए करते हैं, हमें पता होना चाहिए ना किसके लिए हम टीचिंग करते हैं। सबसे पहला रीजन होता है, हम इसलिए बच्चे को सिखाते हैं या टीच करते हैं ताकि उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो, है ना। सो टीचिंग फॉर बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, या फिर व्यवहार में संशोधन के लिए शिक्षण। दूसरा है, हम टीचिंग करते हैं उसके कॉग्निशन को डेवलप करने के लिए, उसके संज्ञान को डेवलप करने के लिए टीचिंग की जाती है। एंड द थर्ड वन इज टीचिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। उसके एक्सपीरियंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसको एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने के लिए टीचिंग की जाती है। सो देयर आर 3 अप्रोचेज ऑफ टीचिंग। नाम याद रखना, टीचिंग फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशन, टीचिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन, टीचिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। अब इन तीनों के बारे में हम बहुत डिटेल में जानेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे
फर्स्ट अप्रोच, और यही हम आज की क्लास में कवर कर पाएंगे क्योंकि यही काफी लंबा चौड़ा हो जाता है। इसमें आपका स्किनर महोदय, ये जितने भी साइकोलॉजिस्ट है, 2-3 इनके बारे में बात होगी, इनकी थ्योरी के बारे में हम इसमें बात करेंगे। सो सबसे पहला है टीचिंग फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशन। आज का यही हमारा आगे टॉपिक रहेगा, बाकी 2 कल करेंगे, ठीक है। चलो, सो टीचिंग फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशन यानी व्यवहार में संशोधन के लिए शिक्षण। लर्निंग इज सीन एज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। अधिगम क्या है? अधिगम को हम मानते हैं, लर्निंग को हम मानते हैं कि ये हमारे व्यवहार में, हमारे बिहेवियर में एक स्थायी यानी परमानेंट चेंज करता है, या परमानेंट चेंज करता है हमारे बिहेवियर में। क्या? लर्निंग, ठीक है। बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्वेबल एक्शन डेमोन्स्ट्रेटेड बाय एन इंडिविजुअल। क्या होता है बिहेवियर? व्यवहार क्या होता है भैया? बिहेवियर वही होता है जो एक इंसान के द्वारा प्रदर्शित किया जाए, है ना। उसके व्यवहार किसे कहेंगे? जो उसके एक्शंस में भैया दिखे हमें, है ना, डेमोन्स्ट्रेट हो, जो भी वो काम कर रहा है उसमें हमें दिखे वो क्या कर रहा है, उसी से हम उसके व्यवहार का अंदाजा लगाते हैं, बिहेवियर का पता करते हैं, है ना। सो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। ये हमने बात कर ली कि बिहेवियर क्या होता है जिससे हम ऑब्जर्व कर पाए, है ना, उसके एक्शंस को देख करके हम ऑब्जर्व कर पाए। अब ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के भी कुछ टाइप्स होते हैं। यहां से प्रीवियस पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको न जाने कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, इसको बहुत ध्यान से समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। सो दृश्य व्यवहार के कौन कौन से प्रकार होते हैं ये हम देखेंगे। सो 2 तरह के ये बिहेवियर है, ये 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। पहला होता है एलिसिटेड बिहेवियर और दूसरा होता है एमिटेड बिहेवियर, है ना। एलिसिटेड बिहेवियर और एमिटेड बिहेवियर क्या है ये? चलिए देखो। एलिसिटेड बिहेवियर यानी प्रेरित व्यवहार, प्रेरित व्यवहार, दैट मीन्स बिहेवियर ड्रॉन आउट बाय ए स्पेसिफिक स्टिमुलस। जब हम बच्चे को कोई स्पेसिफिक स्टिमुलस देते हैं, उत्तेजना देते हैं, और तब किसी बच्चे का व्यवहार उसको देख करके निकल करके आता है ना। यानी हम जो है उसको कोई उदाहरण के तौर पर हम अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में समझे कि जब हम बच्चे को कोई चीज़ दिखा करके कोई ऐसा स्टिमुलस देते हैं जिससे कि बच्चे से वो व्यवहार निकलवाया जाए, है ना, कुछ लालच देके, ये समझ लो कि कुछ लालच दिया हमने और बच्चे का व्यवहार निकलवाया, है ना। कि बच्चे को कहा कि तुम्हें, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है, ए चाइल्ड रनिंग फॉर ए चॉकलेट, या यूं कह लो कि अगर बच्चे को हमें क्या करवाना है, पार्टिसिपेट करवाया हमने रनिंग में, और बच्चे को कहा जो जीतेगा उसको चॉकलेट मिलेगी, तो उसका मन नहीं था रनिंग करने का, लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा चॉकलेट मिलेगी, तो उसका वो व्यवहार किस लिए निकला? उस स्टिमुलस को देखने के बाद, स्पेसिफिक स्टिमुलस के देखने के बाद उसका बिहेवियर ड्रॉन आउट हुआ, बाहर निकाला हमने, है ना। हमने निकाला, बच्चे ने खुद नहीं प्रदर्शित किया बल्कि हमने ही निकाला प्रेरित करके बच्चे को, उसको हम कहेंगे एलिसिटेड बिहेवियर, है ना। एमिटेड बिहेवियर की जब हम बात करें तो ये है प्रकट व्यवहार, ये होता है इसका उल्टा। एमिटेड बिहेवियर, एलिसिटेड बिहेवियर एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें हम बच्चे से निकलवाते हैं व्यवहार, लेकिन एमिटेड बिहेवियर में बच्चा खुद अपने व्यवहार को उसको प्रकट करता है ना। चलो देखते हैं। बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेटेड विदाउट ए विजिबल एक्सटर्नल कॉज। बिना किसी एक्सटर्नल जो है कोज के बच्चा अपना व्यवहार प्रकट करता है, यानी हम उसे कुछ ऐसा लालच नहीं देते, है ना। बच्चा खुद से उसको अपने व्यवहार को क्या करेगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा अपने बिहेवियर को। फॉर एग्जाम्पल, ए चाइल्ड ह्यूमिंग एन अननोन ट्यून। एक बच्चा खुद से बैठा बैठा अपना काम करता हुआ कोई अज्ञात धुन गुनगुना रहा है ना। तो वो, इसने ये काम कैसे किया? खुद से किया। आपने उसको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन तो नहीं दिया कि भैया हम आपको ये देंगे, आप कुछ नई धुन गा के बताओ, है ना, नहीं, बच्चा खुद से कर रहा है। तो जो काम बच्चा खुद से करे या जो बिहेवियर बच्चा खुद से प्रकट करे बिना किसी एक्सटर्नल कोज के, उसे हम कहते हैं एमिटेड बिहेवियर। और एलिसिटेड बिहेवियर होते हैं जब हम स्पेसिफिक स्टिमुलस देके बच्चे से कोई व्यवहार निकलवाते हैं। तो आई होप आपको ये अब बहुत ढंग से समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन लास्ट में मैं क्वेश्चन करवाऊंगी एमसीक्यू, तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, देखती हूँ कौन आंसर करेगा, ठीक है। जितना हम आज पढ़ेंगे इसके एमसीक्यू लास्ट में है, सो बी
केयरफुल, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। अब हम बात करेंगे दोस्तों, अभी तो हमने बात करी कि भैया बिहेवियर मॉडिफिकेशन हम कैसे कैसे करेंगे, ये देखेंगे आगे चल के। अभी हमने देखा कि बिहेवियर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर दो तरीके का है। अब हम बात करेंगे कंडीशनिंग करके भी हम बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं, है ना। कंडीशनिंग दो तरह की होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। आपने ये देखा होगा, पहले पढ़ चुके होंगे आप कहीं ना कहीं इसको, जब आपने सीटेट वगैरह का एग्जाम दिया होगा, कंडीशनिंग, पावलोव, है ना, इन सब के बारे में, वो एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने डॉग पर किया था। तो चलो अब इसको दोबारा से आपको एक बार फिर से ध्यान करने का या उसको रिवाइज करने का टाइम आ गया है। सबसे पहले हम कंडीशनिंग में बात करेंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इसको कहते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा डेवलप करी गई? इवान पावलोव के ने जो है इसको डेवलप किया। इन्वॉल्व एसोसिएटिंग ए न्यूट्रल स्टिमुलस विद ए नेचुरल स्टिमुलस टू एलिसिट ए रेस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, इनके एक्सपेरिमेंट में जो एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए उत्तेजना को एक प्राकृतिक उत्तेजना के साथ जोड़ना इसमें शामिल है। इसको आप उदाहरण से समझो, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था अपना कुत्ते पर, ठीक है। और इनके एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक डॉग को कंडीशन किया जाता है ना, एक बैल के साथ, कि उसको खाना देने से पहले एक घंटी बजाई जाती है और कुत्ता जो है सेलिब्रेशन करना शुरू कर देता है उस घंटी की आवाज सुनते ही, क्योंकि उससे वो एसोसिएट हो जाता है। चलो अब इसको एक बार देख करके अच्छे से समझेंगे, है ना, क्योंकि अगर एक बार हम उस चीज को देख ले तो फिर हम लंबे समय तक उसको याद रख पाते हैं। ये इनका एक्सपेरिमेंट है जो इन्होंने एक डॉग पर किया, ठीक है, भूखे कुत्ते पर। अब यहाँ पर देखो, इसको 4 स्टेजेस में हम बांटेंगे इनके एक्सपेरिमेंट को, है ना। सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि ये क्या करने का काम करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट में कंडीशनिंग करने का काम करेंगे, है ना, कंडीशनिंग करेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला स्टेज है बिफोर कंडीशनिंग, कि जब तक इन्होंने कंडीशन नहीं की थी तब क्या होता था भैया, जब भी डॉग के सामने, अगर डॉग भूखा है उसके सामने हम फूड लेकर के आएंगे तो उसका रेस्पॉन्स वो क्या देगा, सेलिवेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसको लार टपकना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कैसा रेस्पॉन्स है? अनकंडीशनड रेस्पॉन्स है। क्यों? क्योंकि भैया अभी तक कंडीशनिंग हुई नहीं है ना, ये तो उसका नेचुरल जो है रेस्पॉन्स है, अनकंडीशन रेस्पॉन्स है। और जो उसने फूड देखा, ये फूड भी क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस है ना, क्योंकि बिना कंडीशनिंग के, कंडीशनिंग से पहले का ये जो है आपको डायग्राम दिखा रही हूं मैं। इसके बाद जब हम कंडीशनिंग करेंगे तो क्या होगा, यहां देखो सेकंड वाले डायग्राम में, यहां बिफोर कंडीशनिंग था, यहां भी बिफोर कंडीशनिंग है, लेकिन हमने यहां चेंज क्या किया, यहां हमने फूड की जगह बैल बजाई, है ना, डॉग के सामने बैल बजाई। तो कुत्ते ने क्या किया, कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसका जो सेलिवेशन था वो एसोसिएट ही नहीं हुआ था, कंडीशन ही नहीं हुआ था बैल के साथ। तो उसने क्या दिखाया कि बैल बजाने से कुत्ता क्या करेगा, कोई रेस्पॉन्स नहीं देगा, सेलिवेशन नहीं करेगा। लेकिन जब इसी व्यवहार को या इस बैल को कंडीशन अगर कर दिया जाए डॉग के फूड के साथ एसोसिएट करके, तो क्या रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अब आती है बारी इसकी। अब इसकी कंडीशनिंग की जा रही है डॉग की, कि जब जब इसका मालिक इसको खाना देता उसके साथ साथ वो एक घंटी बजाता, एक बैल बजाता, और साथ में कुत्ता क्या करता, खाने को देखकर रेस्पॉन्स करता। लेकिन उसको ये भी पता चल गया कि जैसे ही बैल बजती है ना, उसके सामने फूड आता है। जब 3-4 बार ऐसे रिपीट हो गया तो उसको समझ में आ गया कि जब भी बैल बजेगी तो यानी इसका मतलब ये है कि खाना आएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गई उसकी, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हो जाती है उसकी कंडीशनिंग, है ना। सो आफ्टर कंडीशनिंग वो कैसा बिहेवियर करेगा, अगर हमने खाली बैल ही बजा दी, है ना, तो कुत्ते का रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, वो सेलिवेशन करना स्टार्ट कर देगा, लार टपकाना शुरू कर देगा, क्योंकि अब उसका रिस्पॉन्स क्या हो चुका है, कंडीशन हो चुका है। कंडीशन हो चुका है किसके साथ, बैल के साथ, ठीक है। सो कंडीशन स्टिमुलस एंड कंडीशनल या कंडीशनड रेस्पॉन्स हमें लास्ट में मिलेगा। समझ में आया ये डायग्राम आपको? एक बार इसको यहाँ देखो कि
बिफोर कंडीशनिंग क्या हो रहा था, हम अगर डॉग के सामने फूड लेके आते थे, फूड क्या है, एक अनकंडीशनल स्टिमुलस है ना, कोई कंडीशन नहीं हुई है उसके साथ, वो तो नेचुरल है, उसका फूड आएगा तो सेलिवेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये इसका अनकंडीशन रेस्पॉन्स है, ठीक है। अब अगर हम बात करें बैल की, तो बैल क्या है, कंडीशन स्टिमुलस है ना, ये एक ओरिएंटेड रेस्पॉन्स है। जब हम फूड के साथ साथ बैल बजाना शुरू करते हैं कंडीशन करने के लिए डॉग को, तो हम क्या करेंगे, फूड फूड दिया, फूड क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस है, कंडीशन स्टिमुलस बैल हो गया, तो कुत्ते ने क्या किया, सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया है ना, उसका जो रिस्पॉन्स है वो कैसा होने लगा, कंडीशन होने लगा उस बैल के साथ। तो आफ्टर कंडीशनिंग हमें कुत्ते का कैसा व्यवहार देखने को मिलेगा, कंडीशन रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा, है ना। वो किसके साथ एसोसिएट हो जाएगा, बैल के साथ, कि जब भी बैल बजेगी तो वो बिना खाना देखे ही लार टपकाने शुरू कर देता है। सो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे हम उन कुछ टर्म्स की बात करेंगे, है ना, थोड़ा सा हम इस टॉपिक को ना और डिटेल में जान रहे हैं। यहाँ पर आपके एनआईओएस में थोड़ा कम गिवन था, तो मैंने इग्नू की बीएड की बुक से चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश की है, ताकि ये टॉपिक आपको अलग अलग जगह से ना पढ़ना पड़े, सारी चीज़ें जो इसमें से ज़रूरी है वो आपकी यहीं कवर हो जाए। तो हम बात कर रहे हैं, पवलोव ने अपने इस थ्योरी में कुछ और एक्स्ट्रा टर्म्स दी है इंपॉर्टेंट, जिनके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर होनी ज़रूरी है। पहला है एक्यूजिशन, जिसको हम अर्जन कहते हैं, ठीक है। एक्यूजिशन यानी अर्जन, यानी सीखना, है ना, इसको हम अगर एक साधारण सी भाषा में कहें यानी सीखना। और एक्यूजिशन मतलब अर्जित करना, अर्जन करना। क्या है एक्यूजिशन, अगर मैं आपको इस वाले थ्योरी में समझाऊं, इस वाली थ्योरी में एक्यूजिशन से हम क्या समझेंगे कि जब डॉग जो है बजर से, मतलब यहाँ बैल से ही है, कहीं बजर लिखा आएगा कहीं बैल लिखा आएगा, तो आप लोग समझ जाना, है ना। जब डॉग ने बजर बजने के यानी बैल बजने के तुरंत बाद ही सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया, तो ये इस बिहेवियर को हमने यहाँ एक्यूजिशन का नाम दिया, है ना। इमीडिएटली आफ्टर द बजर इज रंग द एनिमल एलिसिट्स सैलिवेशन, दिस इज कॉल्ड एक्यूजिशन, है ना, इसे हम अर्जन कहेंगे। द बजर एलिसिट्स सैलिवेशन व्हेन फूड इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंटेड इन क्लोज एसोसिएशन विद द बजर्स, जब लगातार भोजन बजर के साथ प्रस्तुत किया जाता है एक डॉग के सामने, तो वो लार उत्पन्न करता है और वो इसी को क्या कर लेता है, सीख जाता है, उसको अर्जित कर लेता है, इस व्यवहार को उसका एक्विजिशन कर लेता है, ठीक है, कि जैसे ही बजर बजेगा, जैसे ही बैल रिंग होगी तो उसको खाना मिलेगा, इसको हम एक्विजिशन कहेंगे। नेक्स्ट टर्म इन्होंने दी थी एक्सटिंक्शन यानी विलोपन। इसका मतलब क्या है, इफ द बजर is presented on each trial but the food is not presented, कि अगर हम बार बार सिर्फ बजर को बजाए चले जाए या बैल को बजाते चले जाए लेकिन उसको खाना ना दे, तो एक समय ऐसा आएगा कि कुत्ता जो है, जो उसने वो एक्विजिशन किया था, जो बिहेवियर अर्जित किया था, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, उसको वो क्या कर देगा, एक्सटेंशन कर देगा, उसको भुला देगा, उसका विलोपन कर देगा, या वो व्यवहार जो उसने, उसका कंडीशन हो चुका था, उसको अब वो भुला देगा। क्योंकि जब बार बार बैल बज रही है लेकिन उसको खाना नहीं मिल रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उस पर लार टपकाना बंद कर देगा, है ना, उसको पता चल जाएगा कि भैया यहाँ पे जो है कोई खाना नहीं मिलने वाला, ये तो खाम खाम मेरे पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। समझ में आ गया। एंड तीसरी टर्म जिसके बारे में इन्होंने बात की वो है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्वतः पुनः प्राप्ति। अगर फिर से देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमने एक नया व्यवहार के साथ उसको डॉग को एक नया व्यवहार सिखाया, फिर हमने उसका विलोपन किया, कि मतलब भुला दिया उस व्यवहार को, देन हम उसका पुनः प्राप्ति करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से अगर बीच में बैल बजाते ही खाना दे दिया हमने बीच में, है ना, 10-15 बार हमने बैल बजाई खाना नहीं दिया, तो एक टाइम आया कुत्ते ने लार टपकाना बंद कर दिया, लेकिन हमने फिर से एक बार बैल के साथ खाना दे दिया, तो उसको फिर से वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाएगी, जो उसने बिहेवियर पहले लर्न किया था, ठीक है। तो ये कुछ 3 टर्म्स थी जो हमें यहाँ पर जाननी थी। सो आपको कुछ भी नया ना लगे एग्जाम हॉल में बैठ करके, ये टर्म्स भी आपको पता होनी ज़रूरी थी। चलो अब हम आगे बात करेंगे, हमने बात कर ली है क्लासिकल कंडीशनिंग की। देन नेक्स्ट कंडीशनिंग, जो हमने सेकंड टाइप बात करी थी कि हम 2 तरीके से कंडीशनिंग कर सकते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग, चलो इसको भी कवर करते हैं।
ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी बीएफ स्किनर ने। इट इन्वॉल्व्स रीइंफोर्सिंग एमिटेड बिहेवियर टू इंक्रीज देयर अकरेंस। इसमें क्या होता है कि इसमें इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो किया था एक बिल्ली पर, ठीक है, बीएफ स्किनर ने। अब देखो मैं इन दोनों थ्योरी के बीच में ना आपको एक बहुत बढ़िया डिफरेंस बताऊंगी, है ना। बीएफ स्किनर ने दी ऑपरेंट कंडीशनिंग, चलो पहले वही बता देती हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन ही दूर हो जाए। ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो एमिटेड बिहेवियर होता है इसको बढ़ाया जाता है। एमिटेड बिहेवियर कौन सा होगा? एलिसिटेड एमिटेड बिहेवियर मैंने ऊपर बात करी। एमिटेड बिहेवियर वो जो खुद से बच्चा प्रकट करे बिना किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन के, है ना। तो इसमें क्या होता है, खुद से व्यवहार प्रकट किया गया व्यवहार को ही मजबूत किया जाता है ना, या बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन जो हमने क्लासिकल कंडीशनिंग अभी देखी, क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, एक जानबूझकर कंडीशन करके उसको एक एलिसिट रेस्पॉन्स प्राप्त किया जाता है, यानी निकलवाया जाता है बाहर से कोई मोटिवेशन देके, उससे वो जबरदस्ती वो व्यवहार निकलवाया जाता है, ठीक है। सो क्लासिकल कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन एलिसिट बिहेवियर एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन एमिटेड बिहेवियर। तो आपको इन दोनों के बीच में ये वाला डिफरेंस भी पता होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कंडीशनिंग की बात की है ना, ये यही चीज को इन्वॉल्व करने के लिए, इसी पर फोकस करने के लिए ज्यादा रखी गई है ये वाली थ्योरीज यहाँ पर। सो इट इन्वॉल्व्स रीइंफोर्सिंग एमिटेड बिहेवियर टू इंक्रीज देयर अकरेंस, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए एमिटेड बिहेवियर को इन्होंने ये थ्योरी डेवलप करी अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग की, ठीक है जी। इतना समझ में आया? आगे बढ़े। It is a process through which organism learn to repeat behavior that produce positive outcome or avoid or escape from negative outcome। यहाँ पर अपनी पॉजिटिव आउटकम को और बढ़ावा देने के लिए और नेगेटिव आउटकम को अवॉइड करने के लिए, है ना, ये जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग की जाती है। बीएफ स्किनर की अगर बात करें हम, ये एक साइकोलॉजिस्ट है ना, जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में का रोल समझाया लर्निंग में। तो चलो देख लेते हैं हमारे बीएफ स्किनर महोदय का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया चूहे पर। अभी हमने देखा था पावलव का एक्सपेरिमेंट जिन्होंने कुत्ते पर किया था, स्किनर ने किया चूहे पर एक्सपेरिमेंट। ये एक बॉक्स है जिसको स्किनर बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है ना, ये एक बॉक्स है, इसको स्किनर बॉक्स भी कहा जाता है क्योंकि भैया इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट किया तो इनके नाम पर ही रखा जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक फूड पाइप लगा हुआ है, इसमें फूड आता है और इस पाइप के थ्रू इस चूहे के बॉक्स में चला जाता है जहाँ पर ये चूहा है। कब? जब ये चूहा इस लीवर को प्रेस करता है, ठीक है। तो इस जब चूहा इस लीवर को प्रेस करता है तो इस डब्बे में क्या होता है कि स्पीकर लगा होता है, इससे कोई आवाज आती है और ये लाइट जलती है, ठीक है। तो अब क्या होगा आगे देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इस पूरी की पूरी जानकारी से। सो स्किनर ने क्या किया, ही डेवलप्ड एन एक्सपेरिमेंटल चैम्बर, जिसको हम स्किनर बॉक्स के नाम से जानते हैं, एंड प्लेस ए राइट इनसाइड इट, उसके अंदर उन्होंने एक चूहा को छोड़ दिया। द चैम्बर इंक्लूड ए लीवर अटैच टू ए फ्रंट वॉल, उस चैम्बर में जो है सामने की दीवार पर एक लीवर लगा हुआ था। आफ्टर सम टाइम द रैट एक्सीडेंटली प्रेस द लीवर, भैया चूहे से एक्सीडेंटली वो लीवर प्रेस हो गया, एंड ए पैलेट ऑफ फूड ड्रॉप्स ऑटोमेटिकली इन द प्लेट एंड द रैट ईट्स इट। जैसे ही एक्सीडेंटली उस चूहे से वो लीवर प्रेस हुआ, उसके सामने प्लेट में खाना आ गया, है ना, उस पाइप के थ्रू जो मैंने आपको ऊपर वो दिखाया। आफ्टर सम एक्टिविटी इट अगेन प्रेस, कुछ एक्टिविटी करी चूहे ने उस बॉक्स में तो फिर से वो लीवर पर पैर पड़ गया उसका, है ना, उसको फिर से वो खाना मिल गया। ग्रेजुअली द रैंडम एक्टिविटी चेंज टू मोर स्पेसिफिक एक्टिविटी अराउंड द लीवर, यानी जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ती चली गई उसको धीरे धीरे समझ में आ गया कि यही है ना, इस बॉक्स में अगर मैं यहीं आसपास कहीं कूदूं, है ना, तो यही कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से मुझे खाना मिल रहा है, उसको समझ में आने लगा धीरे धीरे, है ना। देन क्या होता है, फाइनली द रैट लर्न्स द प्रेसिंग द लीवर रिजल्ट इन ड्रॉपिंग ऑफ द फूड ए सेटिस्फाइंग आउटकम, क्योंकि उसको
उसकी आउटकम जो है, उसका परिणाम संतोषजनक मिल रहा था, तभी तो वो उसको बार बार रिपीट कर रहा था। अगर वही कोई करंट लगता, उसको झटका लगता, तो जाहिर सी बात है वो उस एरिया से दूर हटता, है ना, उस व्यवहार को कम कर देता। ये यहाँ समझने वाली बात है, क्योंकि उसका आउटकम सेटिस्फाई था। सो चूहे ने वो क्या कर लिया, उसको जो है बार बार रिपीट किया। जैसे उसको भूख लगती, वो लीवर दबाता और खाना उसको मिल जाता। The response pressing the lever is reinforced and the behavior is acquired or learned. उसने उस प्रक्रिया को याद कर लिया, लीवर दबाना, कि भाई यहाँ से हम लीवर प्रेस करेंगे हमें खाना मिल जाएगा। सो उसने इस बिहेवियर को एक्वायर कर लिया, क्योंकि उससे उसको रिइंफोर्स मिल रहा था, है ना, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। अब हमने इस पूरी की पूरी ऊपर जो हमने ये सीखा समझा स्किनर के इस थ्योरी में, हमने यहाँ एक टर्म का बार बार यूज करा। कौन सी टर्म का? रीइंफोर्समेंट, है ना। रीइंफोर्समेंट टर्म का हमने यहाँ बार बार यूज करा। तो अब हम समझेंगे रीइंफोर्समेंट के कितने टाइप है और ये रीइंफोर्समेंट होता क्या है। इतना तो आपको पता चल गया कि रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है सुदृढ़ीकरण करना या बढ़ावा देना, है ना, या फिर सुदृढ़ करना, ठीक है। सो यहाँ से भी आपके प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन बना है, तो ध्यान से समझिएगा इसको भी। सारी चीज़ें इन यूनिट्स में वही आ रही है जो आपके प्रीवियस पेपर में रिपीट हुई है। क्वेश्चंस आगे भी मिलेंगे, तो ध्यान से, खत्म होने वाला है टॉपिक, देन हम क्वेश्चंस पर ही चलेंगे। दो टाइप के रीइंफोर्समेंट होते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। अब इनके बारे में हम एक एक करके समझते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग ए प्लीजेंट स्टिमुलस। पॉजिटिव रीइंफोर्स का मतलब ये है कि एक सुखद उत्तेजना प्रस्तुत करना। जैसे इस वाले एक्सपेरिमेंट में, स्किनर वाले एक्सपेरिमेंट में, उस रैट को क्या मिल रहा था? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा था। तो उसने क्या किया? अपनी उस एक्टिविटी को बढ़ावा दिया, है ना, उस एक्टिविटी को बढ़ावा दिया कि भाई लीवर पर पैर रखना सीख लिया, कि यहाँ पर हम लीवर पर पैर रखेंगे खाना मिल जाएगा। उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिला, सुखद परिणाम मिला, ठीक है। लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इसका अपोजिट होता है। इट इन्वॉल्व्स रिमूविंग एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस। इसका मतलब होता है अप्रिय उत्तेजना को हटाना, ठीक है। ये होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्किनर के उस बॉक्स में लीवर दबाने से उसको करंट लगता, है ना, तो वो क्या करेगा? उस अनप्लीजेंट स्टिमुलस को रिमूव करेगा, यानी वहां उसके आसपास घूमना बंद कर देगा, है ना, अपनी उस एक्टिविटी को हटा देगा, उसको जिससे उसको अनप्लीजेंट चीज़ें प्राप्त हो रही है, अप्रिय रिजल्ट उसको मिल रहे हैं, तो उसको वो करना बंद कर देता है, ठीक है। सो रिमूविंग एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस इज कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। समझ में आया आपको दोनों, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसका मतलब है एडिंग प्लीजेंट स्टिमुलस, एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है रिमूविंग एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस। इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि मान के चलिए बच्चा क्लासरूम में बैठा पढ़ रहा है, ठीक है, और बाहर से बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है उसके रूम में। तो उसने क्या किया? उसने जाके अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया, ठीक है। तो उसने क्या किया? रूम का दरवाजा बंद करने से उसकी जो अनप्लीजेंट स्टिमुलस उसको मिल रहा था, उसको रिमूव कर दिया उसने उस दरवाजे को बंद करके। तो ये भी इसी के एग्जाम्पल में आएगा। समझ में आ गई बात? इतना क्लियर है ना? चलो, अब इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे कैसे इन कंडीशनिंग का जो हमने देखी, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, है ना, इनको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इनको कहाँ कहाँ इनकी एप्लीकेशंस है। सो क्लासिकल कंडीशनिंग इज सीन इन क्लासरूम प्रैक्टिस। हम इसको क्लासरूम के दौरान भी जो है अप्लाई करते हैं। एंड अफेक्ट्स स्टूडेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स सब्जेक्ट्स। ये बच्चों के विषय के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज यूज्ड इन टेक्नोलॉजीज लाइक प्रोग्राम्ड लर्निंग एंड कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। तो ये इसके एप्लीकेशंस हो गए इन दोनों कंडीशनिंग के, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने दोनों की दोनों चीज़ें देखी, कंडीशनिंग थ्योरीज देखी, और हमने बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात करी, और ये देखा बिहेवियर मॉडिफिकेशन हम कंडीशनिंग से कर सकते हैं, क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग से। अब इन्होंने जो ये थ्योरीज दी, इसकी आलोचना भी की गई, यानी इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आलोचना की जा सकती है। क्रिटिसिज्म इन थ्योरीज को मिला, किस कारण से? चलो देख लेते हैं इसके क्या क्या क्रिटिसिज्म है। सो द बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच
फोकस इज ओनली ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर फॉर मॉडिफिकेशन एंड लर्निंग। इन्होंने कहा कि जो ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच है ना, ये तो सिर्फ उसी बिहेवियर को चेंज करेगा जो ऑब्जर्वेबल है, सिर्फ उसी को मॉडिफाई कर सकता है ये, है ना। जो हम व्यवहार प्रकट करते हैं, जिसको दूसरे देखकर ऑब्जर्व कर ले, सिर्फ उसी को तो ये चेंज कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है। अब व्यवहार ऐसा भी तो होता है, या फिर कुछ चीजें ऐसी भी तो होती है जो हम दूसरों के सामने प्रकट ही नहीं करते, है ना। तो उसको कैसे मॉडिफाई करेगा, तो ये इन्होंने इसकी आलोचना कर दी। suitable for animals and very young children but not for older children due to mental development। भैया जो ये हमने कंडीशनिंग वगैरह देखी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच देखा, ये जानवर और छोटे बच्चों पर तो एप्लीकेबल है, लेकिन बड़ों पर नहीं। क्योंकि बड़ों को आप चॉकलेट का लालच देख कुछ करवाना चाहोगे तो करेगा क्या वो, है ना, नहीं ना। तो जब उनका मेंटल डेवलपमेंट हो चुका होता है, छोटे बच्चे को आप जैसे सिखाएंगे वैसे सीख लेगा, उनकी तो कंडीशनिंग हो जाएगी, बड़ों की नहीं कर सकते। तो इसलिए ये एक क्रिटिसिज्म मिला, इनको आलोचना हुई। स्कूल एज चिल्ड्रन में डेमोन्स्ट्रेट बिहेवियर टू अट्रैक्ट अटेंशन और अवॉइड पनिशमेंट विच में नॉट रिफ्लेक्ट एक्चुअल लर्निंग, है ना। कई बार इन्होंने बताया कि स्कूल एज के जो बच्चे होते हैं वो अपना बिहेवियर या तो किसी की अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए या पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए करते हैं, जो कि उनका एक्चुअल लर्निंग उनकी नहीं होती है ना। वो सिर्फ इन चीज़ों से बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए पनिशमेंट को, या फिर अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए ही ऐसा करते हैं, ज़रूरी नहीं वो यही चीज़ें सीखे हो, है ना। तो ये क्रिटिसिज्म हो गया इस थ्योरी का। अब हम बात कर लेते हैं, चलो फटाफट से एमसीक्यूज की। तो तैयार हो जाओ, 7-8 क्वेश्चन है आपके जो हमने आज सीखा इसी से। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। वॉट इज द फोकस ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग मैथड। ट्रेडिशनल टीचिंग मैथड में किस पर फोकस किया जाता था, जल्दी से आंसर कर दो फटाफट, हमें देर नहीं लगानी, अब काफी टाइम हो चुका है ना। तो बताओ जल्दी से। स्टूडेंट सेंटर प्रैक्टिस पर, इंटरेक्टिव लर्निंग पर फोकस किया जाता था, या टीचर सेंटर कंट्रोल रहता था, या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, है ना। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड में सबसे ज्यादा फोकस किस पर किया जाता है। सो द राइट आंसर इज यस, वेल डन, ऑप्शन नंबर सी, टीचर सेंटर कंट्रोल, है ना। ट्रेडिशनल टीचिंग में टीचर सेंटर जो है एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया था। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री अप्रोचेज ऑफ टीचिंग मेंशन। जो हमने 3 अप्रोच देखे टीचिंग के, इनमें से वो कौन सा नहीं है, उनमें से कौन सा नहीं है, जो कि टीचिंग अप्रोच इनमें से कौन सा नहीं है, बताओ फटाफट। टीचिंग फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ कोग्निशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, या टीचिंग फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। मुझे लगता है मुझे इनके आंसर नहीं बताने चाहिए क्योंकि हमने ऊपर सीखा है, तो आप ही इनके आंसर करो। जिसके आंसर एक ही कमेंट में सारे क्वेश्चन के आंसर लिखना, तो मैं उसको पिन कर दूंगी, जिसके सारे सही हो गए आप सब लोग उससे मैच कर लेना, मैं इनके आंसर नहीं बता रही हूँ अब, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसका आंसर आपको एकदम से याद नहीं आ रहा है, तो आप बैक करो और उस पॉइंट को दोबारा से पढ़ो, तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ गलती हुई। थर्ड क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ बिहेवियर इज ड्रॉन आउट बाय ए स्पेसिफिक स्टिमुलस, है ना। कौन सा व्यवहार इनमें से हम बच्चे से निकलवाते हैं, है ना, कोई स्पेसिफिक स्टिमुलस दे करके। तो बता दो फटाफट से, एमिटेड बिहेवियर, एलिसिट बिहेवियर, स्पॉन्टेनियस या रैंडम बिहेवियर। हमने बात करी इसकी अभी थोड़ी देर पहले, जल्दी से बता दो। यस, आंसर आपके सामने आ ही गया है, एलिसिट बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमिटेड बिहेवियर। इनमें से कौन सा एमिटेड बिहेवियर का एग्जाम्पल है। चाइल्ड रनिंग फॉर ए चॉकलेट, चॉकलेट के लिए रनिंग करता है, या ह्यूमिंग एन अननोन ट्यून, ए डॉग सेलिब्रेटिंग एट द साउंड ऑफ ए बेल, या फिर ए स्टूडेंट आंसरिंग ए क्वेश्चन इन क्लास। सो आपको इसमें से बताना है एमिटेड बिहेवियर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इनमें से किसने दी। बी एफ स्किनर, इवान पावलोव, जीन पियाजे, या फिर जॉन ड्यूवी। तो फटाफट से आंसर करो और बताओ किसने दी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज मोस्ट एसोसिएटेड विद ऑपरेंट कंडीशनिंग।
ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इनमें से किससे संबंधित है? इवान पावलोव, जीन पियाजे, बीएफ स्किनर या अल्बर्ट बंडूरा? जी जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में हर एक स्टूडेंट का। आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग ए प्लीजेंट स्टिमुलस टू रीइंफोर्स बिहेवियर? है ना, बिहेवियर को रीइंफोर्स करने के लिए प्लीजेंट स्टिमुलस किसमें प्रेजेंट किया जाता है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में, पॉजिटिव इन्फोर्समेंट में, पनिशमेंट में, एक्सटिंक्शन में? आंसर करो फटाफट से, देखते हैं किसके सही हो गए सातों के सातों आंसर। उसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो, और ये ज़रूर बताना कि आज मैंने क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, क्या ये आपको अच्छा लगा, आपको लगता है कि हेल्पफुल है आपके लिए, तो ज़रूर बताना। मैं आगे कंटिन्यू रखूँगी इन क्वेश्चंस को ऐड करना हर एक टॉपिक के साथ साथ, ठीक है। सो भले ही थोड़ी मेहनत ज़्यादा लग जाए। बाकी आप सभी को अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दें फटाफट से सभी ग्रुप्स में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।